आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बायोफिजिक्स के बारे में और रेडिएशंस के बारे में। मींस वो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हमारी मेडिकल फील्ड्स में अभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि बायोफिजिक्स क्या होता है। बायोफिजिक्स क्या होता है ये समझो सबसे पहले। तो बेसिकली अगर बायोफिजिक्स की बात करी जाए तो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, interdisciplinary science that applies the approaches as well as methods for what? To study the biological systems or biological materials. ठीक है, मींस वो अप्रोचेस जो हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल की स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो बायोफिजिक्स होती है ऑलमोस्ट कवर्स ऑल स्केल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। तो बायोफिजिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीजों का, जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारी चीजों का लेकर के चलेगा बायोफिजिक्स। ठीक है, इसी से इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फिजिक्स। ठीक है, तो अगर कहें तो एक मॉलिक्यूलर लेवल से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेवल तक, ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा बायोफिजिक्स में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर बायोफिजिक्स की बात करी जाए तो दोनों कॉम्बिनेशन होता है, छोटे का और बड़ा का, सारी ऐसी चीजों का, मतलब फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बायोफिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी ओवरऑल अगर बायोफिजिकल रिसर्च की बात करी जाए, बायोफिजिकल रिसर्च की अगर बात करी जाए तो ये सारी चीजों से ओवरलैप करता है, इन सभी चीजों से। जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री हो गई या नैनो टेक्नोलॉजी हो गई या बायो इंजीनियरिंग हो गई या बायोमैकेनिक्स, ऐसी मतलब सारी जो सारी फील्ड्स हैं जो जिसमें हमें कुछ ना कुछ फिजिकल चीजों की या फिजिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, उन सभी से ये टच करता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर सीधे सीधे तौर पे कहा जाए तो इट इज द ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी। ठीक है, जैसे सबसे पहले जब डीएनए का स्ट्रक्चर आया था, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसको स्टडी करने के लिए पहले तो केमिकली स्टडी किया गया, लेकिन उससे पूरी चीजें साफ नहीं हुई कि किस तरीके का हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें कंप्राइज कर रहा है। तो उसके लिए बायोफिजिसिस्ट ने टेक्निक्स यूज करी, बायोफिजिकल टेक्निक्स यूज करी, जिसने अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, तो अगर हम बात करें बायोफिजिक्स के यूज की तो हमारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी डिजाइंड हैं, जो स्पेशली दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, दे आर यूज्ड फॉर इमेजिंग, they are used for manipulating chemicals and materials। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बायोफिजिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी बायोलॉजी फील्ड को और इमर्सिव कर सकते हैं, या बायोलॉजी फील्ड में हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक फील्ड हो, चाहे वो थेरापेटिक्स हो, चाहे मतलब जो भी तुम्हारी बायोमेडिकल फील्ड में जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी ये बायोफिजिक्स
पूरी कर सकता है ऑलमोस्ट। जो बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फिजिक्स पे आधारित हो और यूज किस लिए किए जाते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने आमतौर पे देखा होगा एमआरआई हो गई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या सीटी स्कैन हो गया, दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, या पीईटी स्कैन हो गया, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, या फिर सोनोग्राफी हो गई। तो ये कुछ सारी फील्ड्स हैं, ये कुछ सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस चीज का, बायोफिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं हमें एक स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द रेडिएशंस। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन की अगर बात करी जाए तो ये वो एनर्जी है जो कोई एक सोर्स एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या वेव ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में। वो एनर्जी जो कोई एक सोर्स एमिट करे किसी वेव के फॉर्म में या वेव ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की बात चल रही है तो यहां पे बेसिकली दो तरीके की रेडिएशन हमारे पास होती हैं। फर्स्ट वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेकेंड वन इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब सबसे पहली चीज यहां पे आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात हम लोग करें। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये जान लो। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of electrically neutral ions into what? Into electrically charged ions। ठीक है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल आयन है या मॉलिक्यूल है, तो जब ये आयनाइजिंग रेडिएशन उस चीज पे पड़ेगी तो ये क्या करेगी, उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन को चार्ज स्पीशीज में, चार्ज इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में या चार्ज आयन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा टर्म, इस कन्वर्जन को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब जो ये आयोनाइजेशन का काम कर रही है उसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गई। अभी अगर सिंपल एक टर्म में बात करी जाए कि आयोनाइजिंग रेडिएशन किसे कहते हैं, तो इट इज द हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन दैट कॉजेस एटम्स टू फॉर्म आयंस। ठीक है, as well as molecules to break apart। वो हाई एनर्जी रेडिएशन जो कि यूज होती है या जो किसी भी एटम को आयंस के फॉर्म में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, या उसके मॉलिक्यूल्स को या मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करी जाए तो ये तीन तरीके से होती है। एक तो इनडायरेक्ट हो गई, दूसरी डायरेक्ट हो गई, तीसरी LET दैट इज लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। ये बेसिक तीन तरीके की हमारे पास रेडिएशन है। अभी हम बात कर रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी से पास करती है, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी से पास करेगी तो ये क्या करेगी, सबसे पहली चीज तो हमारी बॉडी का जो, ये हम लोग को पता है कि जो मेजर पार्ट होता है
वो वाटर होता है, बहुत ज्यादा कंटेन करती है हमारी बॉडी। ठीक है, मेजर अमाउंट में वाटर कंटेन करती है हमारी बॉडी। तो जब आयोनाइजिंग रेडिएशन इससे क्रॉस करेगी, हमारी बॉडी से क्रॉस करेगी या पास करेगी, तो ये क्या करेगी, अब चूंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन का मैंने बताया कि काम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना या आयोनाइज करना। ठीक है, तो ये जब आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी से पास करेगी तो हमारी बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे मान लिया पास हुई, तो ये हमारा जो बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको अलग करने का काम करेगी। दो तरीके के तुम्हारे आयंस जनरेट करेगी, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बेसिकली हम लोग को पता है कि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं और इनका जनरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है बॉडी में। जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो लेते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हम लोग लेते हैं आइदर ड्रग के फॉर्म में, आइदर वो जो भी हम साग सब्जी जो खा रहे हैं उनसे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी का कम होता है। इसका मतलब जो फ्री आयंस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी मात्रा जो है वो बैलेंस हो रही है हमारी बॉडी में, कम हो रही है। ठीक है, नहीं कम होगी तो क्या करेंगे, रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है और रेडिकल्स बढ़ने के बाद ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज करेंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कहीं भी जाकर के रिएक्ट कर जाते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और तुम फर्दर अगर स्टडीज़ में देखोगे तो यही इन्फ्लेमेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कपा बी के लिए, न्यूक्लियर फैक्टर कपा बी के लिए, जो अल्टीमेटली कॉज करता है कैंसर। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो ये डायबिटीज भी कॉज करता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे कई डिजीजेस हो सकते हैं इसी की वजह से। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो है फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं। और हम क्या बता रहे हैं, अभी कहां से ला करके कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये रेस्पॉन्सिबल है फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने के लिए। कैसे, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में और हाइड्रोजन आयंस में। तो अल्टीमेटली हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स आवर बॉडी एडवर्स फॉर्म, इन एडवर्स फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं अटैक कर रहा है, सीधा सीधा नहीं जा रहा है, ये हमारी बॉडी से पास हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। अब देखो डायरेक्ट में क्या फर्क आता है, डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट म्यूटेशन के लिए हमारी बॉडी में। डायरेक्ट म्यूटेशन मतलब कि ये डायरेक्टली हमारे डीएनए को डैमेज करती है। डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और ये रेडिएशन डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करती है। ठीक है, या एक तरीके से हम कह लें कि म्यूटेशन कॉज करती है। म्यूटेशन क्या है, एक तरीके का सडन हेरिडेटरी चेंज है इन आवर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो ये एक तरीके से म्यूटेशन कॉज कर देती है। तो ये डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करेगी, हालांकि इनडायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे डीएनए को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर रही थी। ये क्या कर रही थी, वाटर मॉलिक्यूल्स पे काम कर रही थी, जो हमारे बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स है उन पे जाकर के इफेक्ट कर रही थी। तो ये इनडायरेक्ट एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया, दैट इज डैमेजिंग द डीएनए, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड is responsible for the mutation in that genetic material. For example, X-ray.
ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्ट ही काम करे या इनडायरेक्ट ही काम करे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे है तो वो इनडायरेक्ट भी इफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करती है और डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा आ गया जो रेडिएशन का है, दैट इज LET, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। लीनियर एनर्जी ट्रांसफर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे मान लिया हमारी बॉडी है, जब हमारी बॉडी से पास करेगी आयोनाइजिंग रेडिएशन तो क्या करेगी, जो हमारे टिश्यूज हैं वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लिबरेट करती हुई चलेगी। सारे टिश्यूज में स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी लिबरेट करती हुई चलेगी। ठीक है, and ultimately this liberated energy is adversely affecting our body। ठीक है, तो LET बेसिकली किस तरीके से, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हमारे टिश्यूज में, हमारे जो सेल्स हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये एनर्जी ट्रांसफर करती हुई चलती है। ठीक है, तो अब LET की अगर बात करी जाए तो हाई LET होती है और लो LET होती है। हाई LET ज्यादा डेंजरस मानी गई है, इट इज मोर डेंजरस, और जो लो LET है वो लेस डेंजरस होती है। फॉर एग्जांपल हाई LET के एग्जांपल्स तुम्हारे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हो गए या न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और लो LET के एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल गामा रेज। ठीक, तो अभी बात हो रही है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन की, जो कि मैंने बताया 3 तरीके से काम करती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और LET। इनडायरेक्ट में क्या था, जो वाटर है हमारी बॉडी में, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक करने का काम करती है। इनडायरेक्ट में क्या था, DNA का म्यूटेशन कॉज करती है। LET क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है सेल्स को, टिश्यूज को। ठीक है, तो some of the most common examples of ionizing radiations are alpha particles, beta particles, gamma particles, electrons, photons, एक्स-रेज, गामा रेज। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारी जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पस के लिए हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक्स के लिए ही जैसे एक्सरे यूज़ करते हैं। एक्सरे के अंदर पेनिट्रेशन पावर होती है जो अंदर की, जो हमारी नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, वो सारी चीज़ें एक्सरे बताता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करी जाए तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्टली यूज। सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का डैमेज कॉज नहीं करती। ठीक है, दे आर लेस डेंजरस व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ दैट आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि लो एनर्जी रेडिएशंस हैं। that causes atoms and molecules to just heat up and move faster। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स because of its less adverse effects। ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर बात करी जाए तो हमारे पास कई सारी आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हो गई, ठीक है, विच इज यूज्ड इन MRI scans or in RFA, that is radio frequency ablation. Second type of non-ionizing radiation is infrared radiation. ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस का जो यूज होता है, फॉर एग्जांपल इसका यूज जो है वो सुपरफिशियल हीट थेरेपी में होता है। एक तरीके की ये थेरेपी है जो मसल पेन्स वगैरह के लिए यूज करी जाती है। यहां पे यूज होता है क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा, हमने बताया था कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट जनरेट करते हैं, ठीक है, दे जनरेट द हीट एज वेल एज मूव द मॉलिक्यूल्स, मेक द मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर। तो इसका हम लोग उपयोग यहां पे कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है। तो या दूसरे आजकल एग्जांपल्स हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस के, मॉल्स वगैरह में स्कैनर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, वो भी इंफ्रारेड बेस्ड हैं। रिमोट कंट्रोल्स वगैरह हमारे टेलीविजन के, हमारे टॉयज वगैरह के जो यूज हो रहे हैं आजकल, उनमें भी इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज आजकल तुम लोगों ने देखा होगा जो डायग्नोस्टिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स वगैरह पे स्कैनर्स यूज हो रहे हैं जिससे पता चल जाता है कि लोगों को फीवर है कि नहीं है, ठीक है। थर्मामीटर्स, जो इंफ्रारेड बेस्ड थर्मामीटर्स होते हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन की। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन इज अल्ट्रा सोनिक रेडिएशन। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी के लिए यूज होती है, ठीक है। या समटाइम्स अल्ट्रासोनिक रेडिएशन इज आल्सो यूज्ड इन द लैब स्केल। हम लोगों ने देखा होगा कि जो अपने सैंपल्स, हमारे मान लिया टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स जो होते हैं उनका जब सोनिकेशन परफॉर्म करना होता है तो उसको हम लोग अल्ट्रा सोनिकेट करते हैं, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशन। ये भी ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों में हमारी माइक्रोवेव रेडिएशंस यूज़ होती हैं, ठीक है। क्यों ये सारी यूज़ हो रही हैं? कॉमनली, कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि हमारी जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो लेस डेंजरस हैं। इनका किसी भी तरीके से डेंजरस इफेक्ट नहीं अपनी बॉडी पे, जस्ट लाइक इन केस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्योंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन में अगर तुम लोग देखा होगा तुम लोगों ने, तो एक्सरे अगर कोई टेक्नीशियन परफॉर्म करता है तो वो खुद भी सूट पहनता है इस चीज़ से बचने के लिए, एक्सरे की रेडिएशन से बचने के लिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है आयोनाइजेशन करती हैं, और दूसरा हमारा जो डीएनए है उसका डैमेज कॉज करती हैं, जो कि फर्दर आगे चल के कैंसरस हो सकता है या कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये है हमारी आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक। आयोनाइजिंग सिंपली जो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को चार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे या ब्रेक डाउन कर दे,